शाम के समय एक महिला है अपने भतीजे के पास सो रही थी। रात सोते सोते आधी रात का समय हो जाता है। जब भी वे महिला है, वे सोच रही थी कि मेरा भतीजा है, मेरी बगल में सो रहा है, क्यों ना मैं इसके साथ अगर कुछ गंदा काम करूं तो कैसा रहेगा। अपने मन ही मन के अंदर कुछ गंदे गंदे विचार लाती है, अपने मन को काफी शांत करती है, लेकिन मानो उसका बेकाबू हो जाता है। और अपने भतीजे से कहती है, क्या तुम वो सब कुछ काम करना चाहोगे जो आजकल तुम मोबाइल वगैरह में देखते हो। जब भी उसका भतीजा कहता है कि चाची, देखो ऐसी गंदी बातें मत करो, आप सो जाओ, मुझे सुबह जग करके स्कूल जाना है, किसी को हमारे बारे में पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। जब भी उसकी चाची कहती है कि वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी, उसकी आपको चिंता नहीं है, आप कैसे भी करके मेरे साथ ये काम। और उसकी चाची है जब अपने कपड़े उतारती, निर्वस्त्र होकर के उसके जब साइड में सो जाती है, तो भतीजा है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, अपने मन को काबू नहीं कर पाता है। उस रात में अपनी चाची के साथ संबंध बनाता है, उसके साथ संभोग करता है गंदा काम। उसके बाद संभोग करता है, संभोग करते ही करते जैसे ही उसका एंड होने वाला होता है, उससे पहले ही उसकी नजर पड़ जाती है और संभोग करते उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, हमारी क्राइम घटना की शुरुआत होने वाली है पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है। हावड़ा यहीं का एक देसूरी गांव है, ये देसूरी गांव की है। यहाँ के दो भाई थे, एक का नाम रामकरण था, दूसरे का नाम दलीप था। रामकरण और दलीप, इन दोनों भाइयों में काफी खूब मन प्रेम था। इन दोनों भाइयों के प्रेम की कहानियां हैं जो कि अड़ोस पड़ोस के लोगों में, अड़ोस पड़ोस के गांव में चर्चाएं हुई काफी होती थी। रामकरण था, इसका काम ठेकेदारी का था, तो ये अच्छा खासा पैसा कमाता था। ये बड़ा भाई था। और जो दलीप होता है, ये छोटा भाई था। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, इसे 8 से 10 रुपए, 10,000 रुपए पाला करता था। लेकिन रामकरण है अपने छोटे भाई को कभी छोटा नहीं समझता था। अपनी आधी जो सैलरी उसके महीने पे जो जितने पैसे कमाता था, उसमें से आधे पैसे अपने भाई को दिया। इन दोनों भाइयों की शादी भी हो जाती है। दलीप की पत्नी जिसका नाम रीना था, ये हमेशा आए दिन काफी बीमार रहा करती थी, जिससे दलीप है वो भी काफी दुखी रहता था। इनकी शादी के हुए लगभग 8-9 साल के करीब हो जाते, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो पाता है। और इनकी पत्नी बीमार रहती थी, तो महीने में जितने पैसे आते थे वो उनकी दवाई में लगा देता था। और घर पर खाने पीने के लिए काफी तंगी चल रही थी, इनके लिए कोई पैसा भी नहीं था। रामकरण अपने भाई छोटे दलीप को कुछ खर्चे के लिए पैसे दे दिया करता था। 9 साल के इलाज के बाद रीना की डेथ हो जाती है। रीना बच नहीं पाती है। जब रीना की डेथ हो जाती है, उसके बाद दलीप है, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह अकेला अकेला सब मायूस सा रहने लग जाता है। और वह महिलाओं के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लग जाता है, उनको देखा करता था। बिल्कुल वह डिप्रेशन में चले जाता है, अपनी पत्नी की याद किया करता था और रोया करता था। जिससे रामकरण है, रामकरण से गांव के जो व्यक्ति थे वो रामकरण से कहते हैं कि भाई देखो, दलीप तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी पत्नी गुजर गई है, जिससे वो काफी परेशान रह रहा है, क्यों ना तुम उसके द्वारा से कोई दूसरी शादी करवा दो, जिससे कोई गलती में पड़ जाएगा, वो अच्छी तरीके से अपने रहने लगेगा। जब भी रामकरण कह रहा था गांव वालों से कि देखो मेरे भाई है, उसकी उम्र 40 साल के करीब हो चुकी है, उसकी शादी है कोई नहीं कर सकता है, अगर आपके विरोध में कोई लड़की हो तो उसकी शादी करवा दो। जब भी गांव वाले कहते हैं कि हम शादी तो करवा देंगे, लेकिन हमको 20 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हर किसी की लड़की लड़की वाले को पैसे देने पड़ेंगे जब भी वो शादी करे। रामकरण इस बात के लिए हाँ कर देता है और पैसे पहुंचा करके अपने भाई दलीप की सगाई कर लेता है। सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद जब उनकी शादी होती है, शादी हो जाती है तो लड़के को घर पर लाया जाता है। शादी की पहली पहली रात होती है, जिसे सुहागरात कहते हैं। सुहागरात के दिन ही जब उसकी दूसरी जो पत्नी थी, उसका नाम दीक्षा था, दीक्षा जब अपने पति दलीप को देखती है तो वो रोने लग जाती है। उसकी चेहरा है जो कि काला पड़ रहा था, आंखें माजी हो रही थी, झुर्रियां पड़ रही थी शरीर पर, सफेद उसके बाल हो रहे थे, जिससे दीक्षा सोच रही थी कि मेरे बूढ़े व्यक्ति के साथ मेरी शादी कर दी है। उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है और दीक्षा दलीप को अपने साथ संभोग नहीं करने दे रही थी, सुहागरात नहीं मांगने दे रही थी। जब ये रामकरण की पत्नी थी, जिसका नाम प्रीति होता है, प्रीति है दीक्षा को काफी समझाती कि देखो इस बातों से कुछ नहीं होता, ये आपके पति हैं, इनके साथ सुहागरात मनाओ, आपको जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारनी है, फिर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। लेकिन दीक्षा नहीं मानती है, तो दीक्षा के मायके में फोन किया जाता है और उनके पिताजी दीक्षा को समझाते हैं। जब दीक्षा की कुछ समझ में आती है और दीक्षा उसके साथ सुहागरात मनाती है।
उसके बाद काफी सालें गुजर जाती हैं, दोनों भाई अच्छी तरीके से रहने लगते हैं और दीक्षा है और अपनी जेठानी प्रीति के साथ हमेशा रहा करती थी। रामकर्ण का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद होता है। रामकर्ण की पत्नी का नाम प्रीति था। प्रहलाद है अपनी चाची दीक्षा से बेहद प्रेम करता था ये, जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल के करीब थी। ये जब विद्यालय जाया करता था तो अपनी चाची के लिए वहां से रस लाया करता था, गन्ने का जूस लाता था, आम लेकर के आया था, खाने पीने की चीजें ऐसी लेकर के आता था और ला करके सीधे अपनी चाची दीक्षा को दिया करता था। इसकी नव दुल्हन नव चाची थी, नई नई इसकी चाची थी। ये दीक्षा है, ये अपने पति दलीप से खुश नहीं थी। ये अपना मन मार के उसके साथ रह रही थी, लेकिन उसके साथ रहना ये पसंद नहीं करती। जब रोजाना इसके लिए कुछ न कुछ खाने पीने के लिए प्रहलाद लेकर के आता था अपनी चाची के लिए, तो एक दिन दीक्षा बैठी सोच रही थी, क्यों ना मेरा भतीजा है, वो मेरे बारे में कितना सोचता है, मैं भी काफी बड़ा हो चुका है, काफी हष्ट पुष्ट है, मेरे लिए खाने पीने की सब कुछ लेकर के आता है, क्यों ना मैं अपने भतीजे को पटा लेती हूँ और अपने भतीजे के साथ संभोग किया करूंगी, पति का सुख उसके साथ लिया करूंगी और दलित के साथ रहूंगी, और मेरे जो भी बच्चे होंगे वो मेरा भतीजा है, मेरे कर ही देगा। पैसा है, मेरा जेठ मेरे को काफी देता है, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ये अपने मन ही मन में दीक्षा सोच रही। अब ऐसा होता है कि रात के समय दीक्षा है और प्रहलाद है, घर के सारे व्यक्ति सो रहे थे और प्रहलाद है हमेशा जाकर के अपनी चाची के पास सोता था, दीक्षा ही बगली में सोता था। ये वहां पर रात के समय सो रहे थे, तभी दीक्षा है प्रहलाद से कहती है, क्यों प्रहलाद, आजकल जो मोबाइल में लड़कियों के साथ लोग संबंध बनाते हैं, तुम किसी के साथ संबंध नहीं बनाते हो क्या? तभी कहलाता कहता है प्रहलाद कहता है कि चाची मैं किसी के साथ संबंध नहीं बनाता हूँ, और नहीं मेरे किसी के साथ कुछ करना है, पहले मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, उसके बाद अच्छी मेरी नौकरी लग जाएगी, गृहस्थी जीवन जीऊंगा, जब मैं कुछ करूंगा। तभी दीक्षा कहती है कि कुछ तो थोड़ा बहुत किया करो, इन चीजों से कुछ नहीं होता है, आपका मन बट जाएगा, आपके शरीर में से जब कुछ बाल निकलेगा तो। तभी प्रहलाद कहता है कि नहीं चाची, अगर पिताजी को पता चल जाएगा तो मेरे को पिटाई करेंगे, इसीलिए मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन तो करता है। तभी दीक्षा कहती है कि क्या कोई लेडी के साथ करोगे या पसंद करना करोगे? तभी प्रहलाद कहता है हाँ चाची बिल्कुल करूंगा मैं। जब ये दीक्षा है उठती है और निर्वस्त हो जाती है, अपने कपड़े उतार देती है और प्रहलाद की साइड में सो जाती है। प्रहलाद ये देखता है तो पहले तो डर जाता है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल कर रहा था, उसका मन तो कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो भी अपनी चाची के साथ संभोग करता है। ये लगभग 3 रात लगातार अपनी चाची के साथ संभोग करता है, लेकिन इसकी चाची इससे खुश नहीं हो पाती है, क्योंकि इसकी उम्र 14 साल की बच्चा था, कुछ टाइमिंग नहीं दे पा रहा होगा, इसलिए परेशान हो जाती, इससे खुश नहीं थी। इसलिए दीक्षा है एक दिन अपनी सहेली के लिए कॉल करती है और कहती है कि मेरा भतीजा है, मुझे खुशी नहीं कर पाता, कोई ऐसी चीज बताओ जिससे उसमें घोड़े जैसी फुर्ती आ जाए। जब भी दीक्षा की सहेली है वो कहती है ऐसा करो, आप बाजार से जाकर के वहां से टाइमिंग बढ़ाने की शक्तिवर्धक गोली लेकर के आओ, उन गोलियों को ला करके दूध में डाल करके बिना बताए उसको खिला देना, उसके बाद देखो पूरी रात आपको घोड़े की तरह वो जोतेगा। दीक्षा ये बात मान जाती है और अपने घर पर आती है, वहां से बाजार जाती है, गोलियां लेकर के आती है और दूध लेकर के आती है, दूध में गोलियों को घोल देती है। शाम का समय हो रहा होता है, इस पे घर में कोई नहीं था, घर के सारे व्यक्ति दावत में खाना खाने के लिए गए थे, ये दोनों चाची भतीजे घर पर थे, एक ही बेड पर सोते हैं। उसके बाद दीक्षा है गरम गरम दूध है वो खौला करके औंटा करके लाती है और प्रहलाद को दे देती है और कहती है देखो आप मेरे लिए रोजाना कुछ न कुछ खाने पीने के लिए लाते हो, इसीलिए मैंने भी आपके लिए दूध रख रखा है, दूध। प्रहलाद जैसे ही दूध को पीता है, दूध पीने के बाद उसे शरीर में उसके बाद झंझनाहट सी उठने लग जाती है। उसके बाद उसकी चाची है दीक्षा, वो निर्वस्त हो जाती है, उसके बाद वो भी उसका घोड़ों की तरह टूट पड़ता है और उसके साथ संभोग करता है। संभोग इस तरीके से करता है क्योंकि दीक्षा ने उसमें 11 गोली शक्तिवर्धक की गोली डाल रखी थी, जिससे दीक्षा का भी प्राइवेट पार्ट छिल जाता है, उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रहलाद रुकता नहीं है और उसे लगा रहता है। अंत में आकर के जब प्रहलाद का जब पानी चढ़ता है तो उसके बाद उसकी प्राइवेट पार्ट की नसें फट जाती हैं और नसें फट जाने के बाद उसकी नसें उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद दीक्षा घबरा जाती है और अपने पति दलित के लिए फोन करती है और कहती है देखो तुम्हारा भतीजा है प्रहलाद हमारे कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से खून कर रहा है और वो मरा हुआ डला हुआ है। प्रहलाद आता है और देखता है कि वाकई में मेरा भतीजा है, ये इसकी डेथ हो गई है, डला हुआ है, इसका नीला शरीर पड़ा हुआ है, काफी देर हो चुकी है, क्योंकि रात के समय वो खत्म हुआ था, सुबह दीक्षा ने उसे बताया। दलीप है अपने भाई रामकरण के लिए फोन करता है कि तुम्हारा बेटा है ऐसी ऐसी हालत में डला हुआ। रामकरण अपने उद्योग धंधे पर घर पर आता है, अपने बेटे को देखता है, एक ही इकलौता उसका बेटा था, वो समझ जाता है जरूर कुछ ना कुछ इन दोनों पति पत्नियों ने किया है और रामकरण जाकर के पुलिस केस करता है। वहां पर पुलिस है, दलीप और दीक्षा दोनों गिरफ्तार कर लेती।
पुलिस प्रहलाद के प्राइवेट पार्ट को देख करके अंदाजा लगा लेती है कि इसने शक्तिवर्धक गोलियां खाई हैं, इसीलिए इसकी नसें जो फट गई। उसके बाद दीक्षा से पुलिस पूछताछ की जाती है। दीक्षा को पुलिस का पूरा शक हो रहा था। जब दीक्षा जी ऐसी बात का खुलासा करती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीक्षा कहती है मेरे पति की उम्र 40 साल के करीब थी, वे मेरे को खुश नहीं कर पाते थे, इसीलिए मैंने अपनी गलत नजर अपने भतीजे प्रहलाद पर डाली और वो मुझे हमेशा खुश करते रहते थे। लेकिन मेरे से गलती इतनी हुई कि 11 गोलियां मैंने शक्तिवर्धन को खिला दी, वो 11 गोलियों को झेल नहीं पाए। उन गोलियों की वजह से मेरे भतीजे की मौत हो गई। पुलिस ये बात सुनती है, उसका दीक्षा पे केस दर्ज करती है। उसका दीक्षा को उसकी के अनुसार सजा सुनाई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो मित्र, ऐसी घटना होना एक आम बात हो गई। ऐसी घटना जो कि अधिकांश होती रहती है।